द शो। मैं हूं आदिल मलिक, आपका मेज़बान। इस शो में जो आपके लिए पेश किया जाता है हर सैटरडे के दोपहर 4 बजे से 5 बजे तक। नाज़रीन, इस शो में हम आपकी लाइव कॉल्स लेते हैं और इमिग्रेशन से मुतल्लिक़ मामलात पर आपको एडवाइस करते हैं। तो अगर आपको या आपके किसी चाहने वालों को किसी किस्म का कोई इमिग्रेशन मसला दरपेश है तो बिल्कुल प्रोग्राम में फ़ोन करके लाइव एडवाइस ले सकते हैं। नाज़रीन, जहाँ तक इस शो का ताल्लुक है तो इसमें आप काफ़ी दिलचस्पी दिखाते हैं, जिसका एक सबूत ये है कि प्रोग्राम शुरू होने से पहले आपके कॉल्स का सिलसिला शुरू हो जाता है और प्रोग्राम के अतमाम तक ये सिलसिला बरकरार रहता है। हमेशा की तरह इस बार भी नाज़रीन बेशुमार कॉलर्स हमारे लाइन पर इंतज़ार करें। हम बिना वक्त ज़ाय किए बढ़ते हैं आज के पहले कॉलर की तरफ, तो देखते हैं लाइन पर कौन है। जी फरमाइए। जी फरमाएँ। नाज़रीन, यहाँ पे हम आपको अपडेट भी करते जाते हैं। अगर आप या आपका कोई चाहने वाला कोई एप्लीकेशन होम ऑफिस में भेज रहे हैं, क्योंकि 6 अप्रैल से होम ऑफिस वाले अपनी फ़ी इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो मेरा ये मशवरा है कि एप्लीकेशन भेजने से पहले होम ऑफिस की वेबसाइट पे आप जाके अप टू डेट जो फॉर्म है वो डाउनलोड करके भेज दीजिएगा। नाज़रीन, बढ़ते हैं कॉलर की तरफ, देखते हैं लाइन पर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने 10 ईयर लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी के पे अप्लाई किया था। वो होम ऑफिस ने मेरा रिफ्यूज़ कर दिया क्योंकि 2010 में मैंने स्टूडेंट एक्सटेंशन के लिए अप्लाई की थी, जो कि विद इन टाइम की थी, और 2011 में 2010 के मार्च में ही वो मेरी अपील राइट एग्जॉस्ट हो गए और विद इन 28 डेज मैं यूके से चला गया था और नया वीज़ा लेके विद इन 6 मंथ्स आ गया था। लेकिन उन्होंने कहा कि क्योंकि वो जब मैंने बीच में गैप आया है ना, वो क्योंकि मैं जब जा रहा था मेरे पास वो लीव नहीं थी, तो 2012 में ऐसा एक सुप्रीम कोर्ट का एक नया आया था कि जो पुराने जितने भी रूल थे वो यानी कि वैलिड नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने मेरी इसलिए किया था कि 245Z जो था वो मेरा जो कोर्स था वो 1 महीने बाद स्टार्ट हो रहा था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद क्या मैं वो अपील कर सकता हूँ, या क्योंकि मुझे अपील का राइट तो मिला, क्या मैं जज के पास जाके ये अपना एक्सप्लेन कर सकता हूँ? मुझे ऑलमोस्ट 10 से 12 साल हो गए रहते हुए भी। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, अगर होम ऑफिस ने आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ की है तो मेरा तो ये मशवरा है कि आप फौरी तौर पे अपील कर दें। अब अपील करते हैं तो मैटर इमिग्रेशन जज के पास जाएगा, जो कि आपने मुझे बात बताई है, तो बिल्कुल होम ऑफिस वाले अंडर इमिग्रेशन रूल्स आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर सकते थे, क्योंकि आपका एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गई थी, अपील डिसमिस हो गई, आप वापस पाकिस्तान चले गए, तो जो कि अंडर इमिग्रेशन टर्म गैप कंसिडर किया जाता है। तो बहरहाल आप अपील करें, अपील पे जज को सारी चीज़ बताइएगा, तो ह्यूमन राइट्स के बेसिस के ऊपर कोई चांस बनता है कि जज आपकी अपील ह्यूमन राइट्स के ऊपर अलाउ करे और उसके बाद होम ऑफिस वाले रादर दिन आपको इंडेफिनेट वो डिस्क्रिप्शन लीव यहाँ पे ग्रांट करें। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम आदिल साहब, एक सवाल करना था कि जो लॉन्ग रेजिडेंस जो 10 साल की है उसके थ्रू अगर आपका इंडेफिनेट होता है और फिर आप पासपोर्ट लेते हो और फिर आप पाकिस्तान से जाके शादी करके आए, तो जो आपकी ये जो वाइफ है, ये इसको पासपोर्ट या इसको इंडेफिनेट होने में कितना 10 साल लगेंगे या 5 साल लगेंगे? ये नया रूल प्लीज बता दें। और दूसरी एक बात पता करनी थी, मैंने अगर अपनी मदर को इधर विजिट वीजा पे बुलाना है तो उनको सपोर्ट मैं ही कर रहा हूँ उधर, यानी कि उनको मैं ही भेज रहा हूँ और घर उनका उधर है, उनके नाम पे है। तो ये मेरा सपोर्ट करना कि ये विजिट वीजा के लिए ये इसको वीक करेगा केस को या नहीं, ये प्लीज की जरा मुझे एक्सप्लेन कर दें। थैंक यू। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, जहाँ तक आपकी वाइफ का ताल्लुक है, तो अगर आप अपनी वाइफ को स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो बिल्कुल उनको 5 साल के बाद इंडेफिनेट मिलेगा और उसके बाद वो नेशनलिटी अप्लाई कर सकती हैं। 10 वाला जो साल वाला रूट उनके ऊपर अप्लाई नहीं होता। 10 वाला रूट उन लोगों के ऊपर अप्लाई होता है जो यहाँ से अप्लाई करते हैं, जिनको होम ऑफिस वाले डिस्क्रिप्शन लीव ग्रांट करते हैं। अब आपकी वाइफ के केस में उनको वहाँ से 2.5 ईयर्स का पहले स्पाउस वीज़ा मिलेगा। यहाँ पे आके वो एक्सटेंशन करवाएंगे, जिस दिन उनको आने से 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे फिर वो इंडेफिनेट के लिए एप्लीकेशन जमा करा सकती हैं। तो जहाँ तक आपकी मदर का ताल्लुक है, तो अगर तो मदर के नाम पे कोई प्रॉपर्टी वगैरह है, कोई पाकिस्तान में एसेट्स हैं, तो अपनी विजिटर एप्लीकेशन के साथ वो सारे के सारे जमा कराएं। अगर आप उनको सपोर्ट करते हैं तो बिल्कुल एप्लीकेशन फॉर्म में वो मेंशन कर सकती हैं कि आप भी उनको सपोर्ट करते हैं। साथ में अगर उनकी कोई पेंशन आती है उसकी स्लिप्स लगा सकती है। बैंक अकाउंट में थोड़ा अगर सेविंग्स है वो पेपर वगैरह जमा करा सकते हैं, क्योंकि विजिटर वीज़े की जो बुनियादी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपकी मदर को इंटर क्लियरेंस ऑफिसर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि उनकी इंटेंशन सिर्फ यहाँ पे आके 3 से 4 हफ्ते या 5 हफ्ते विज़िट करने की हैं। विज़िट करने के बाद वो
वापस पाकिस्तान चली जाएंगी। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं स्पाउस वीज़े पे हूँ इधर। ठीक। तो मेरी मिसेज हमारे यहाँ बेबी हुआ, मेरी अच्छा। मिसेज ने चाइल्ड टैक्स क्रेडिट अप्लाई किया जिसमें मेरी इन्फॉर्मेशन भी पास की। मैं फुल टाइम काम कर रहा हूँ इधर ना। ठीक। तो उन्होंने मेरा वर्किंग टैक्स क्रेडिट भी मुझे भेजना शुरू कर दिया। ठीक। एक दो पेमेंट्स के बाद मेरे पास चला कि ये हमें नहीं लेना चाहिए, अराउंड 3 पेमेंट्स के बाद तो मैंने अच्छा। लेटर लिख कर कैंसिल करवा दिया ना उसको। ठीक। तो मीन वाइल उन्होंने हमें ना वो जो NSS कार्ड भी थे, एग्जाम्पशन कार्ड, ठीक। वो भी दे दिए। उस पर थोड़ा सा मैं ट्रीटमेंट लिया, डेंटल वर्क कराया था। ठीक। तो मैंने कैंसिल करवा दिया अब इसको। तो मैंने इस साल के एंड पे जाना ILR के लिए। तो ये मेरे ILR को इफेक्ट करेगा? सेकंड मैंने क्वेश्चन ये पूछना है कि मेरी मिसेस कोई भी अलाउंस लेती है, ठीक, बेनिफिट कोई इस तरह का, क्या वो भी ILR को इफेक्ट करेगा? ठीक। ठीक है। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, पहली चीज़ तो आपने अच्छा किया कि जो आपकी वाइफ ने चाइल्ड टैक्स क्रेडिट या फिर वर्किंग टैक्स क्रेडिट ले रही थी वो आपने रुकवा दिए, तो इनका आपकी इंडेफिनिट की एप्लीकेशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जहाँ तक आपके वाइफ के बेनिफिट्स क्लेम का ताल्लुक है, तो बिल्कुल वो ब्रिटिश नेशनल हैं, उनका राइट है कि वो अपने बेनिफिट्स क्लेम करें, मगर वो बेनिफिट्स वो क्लेम नहीं कर सकती जिनका आपको इनडायरेक्टली फ़ायदा हो। जिस तरह वर्किंग टैक्स क्रेडिट होता है या फिर हाउसिंग बेनिफिट हो गया, इसका क्योंकि इनडायरेक्टली आपको भी फ़ायदा हो रहा होता है, तो इसलिए इंडेफिनिट के ऊपर मसला आ सकता है। मगर क्योंकि आपने ऑलरेडी बेनिफिट स्टॉप करवा दिए हैं, तो इस साल के एंड में बिल्कुल मुझे आप इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कीजिएगा। मुझे नहीं लगता किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, मुझे अपने दोस्त के बिहाफ पे एक क्वेश्चन पूछना है। जी। बेसिकली उनकी वाइफ 2011 जून में आई थी यहाँ पे पोस्ट स्टडी वर्क वीज़े पे। ठीक। अब मेरा दोस्त एंटरप्रेन्योर वीज़े पे है Tier 1, और उनकी वाइफ भी डिपेंडेंट वीज़े पे है। ठीक। लेकिन अब उनका 10 इयर्स कंप्लीट होने वाले हैं और वो ILR अप्लाई कर रहे हैं 10 इयर्स कैटेगरी के अंदर। ठीक। क्या उनकी वाइफ के साथ ILR अप्लाई कर सकती हैं जो 2011 की जून में आई थी? ठीक। कि उन पे वो 5 इयर्स वाला लॉ अप्लाई होगा? ठीक। और इनका वीज़ा कब तक है आपके फ्रेंड का, एंटरप्रेन्योर वीज़ा? 2015 की उनको भी 3 साल का वीज़ा लगा है और अभी रिसेंटली 3 मंथ्स पहले उनको लगा है। ठीक। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, आपका जो फ्रेंड है वो तो इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करेगा। एप्लीकेशन फॉर्म होम ऑफिस में सेट LR के नाम से वो फिल करके भेजेंगे। होम ऑफिस में उनको इंडेफिनिट दे देंगे लॉन्ग रेजिडेंसी की बेसिस के ऊपर। जहाँ तक इनकी वाइफ का ताल्लुक है, तो उनके पास 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं। एक तो ये कि जब आपके फ्रेंड इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर रहे होंगे उसी टाइम वो स्पाउस वीज़े के लिए अप्लाई करें FLR-M फॉर्म फिल करके, या फिर जब इनका इंडेफिनिट हो जाए उसके बाद एप्लीकेशन करें। तो जिस दिन उनको स्पाउस वीज़ा मिलेगा वहाँ से उनको 5 साल कंप्लीट करने पड़ेंगे। 5 साल के बाद उनको इंडेफिनिट मिल सकता है। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाएं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैंने आपसे 2 सवाल पूछने थे कि जब मैं पाकिस्तान से आई थी स्पाउस वीज़े पे, ठीक, तो उस मैंने लेवल 3 का कोर्स किया था। ठीक। तो मुझे आप बता दें कि B1 की जगह लेवल 3 का मैं कोर्स इस्तेमाल कर सकती हूँ? और दूसरा मेरा ये सवाल है कि मेरे ब्रदर इन लॉ ने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई थी। अच्छा। क्योंकि मेरे हस्बैंड बेनिफिट पर थे, तो अब वो मुझे पे कर रहे हैं हैंडली वीक का। ठीक। तो क्या उन्हें लाजमी कोई प्रूफ देना पड़ेगा बैंक के थ्रू, या वो फिर लेटर दे सकते हैं कि मैं इन्हें हैंडली पे करता हूँ? ठीक। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, जहाँ तक आपके पहले सवाल का ताल्लुक है, तो मुझे लगता है कि आपको B1 देना पड़ेगा, मगर बेहतर ऑप्शन ये होगी कि होम ऑफिस की वेबसाइट पे जाइएगा। वहाँ पे एक लंबी सी लिस्ट है जो कि अप्रूव टेस्ट होम ऑफिस वाले एक्सेप्ट करते हैं। तो वहाँ पे देखिएगा कि कौन सा आपने एग्ज़ाम किया था और वो लेवल इधर B1 के इक्वल है या फिर A1 के इक्वल है। अगर तो B1 के इक्वल है फिर तो ठीक है, अगर A1 के है तो फिर आपको एक और एग्ज़ाम यहाँ पे देना पड़ेगा और उसका सर्टिफिकेट अपनी इंडेफिनिट की एप्लीकेशन के साथ जमा कराना पड़ेगा। तो जहाँ तक आपके इंडेफिनिट का ताल्लुक है, क्योंकि आपके
हस्बैंड डिसेबल हैं तो जो फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड होता है वो उनसे आप एग्जेम्प्ट हैं। तो बुनियादी तौर पे आपको यही होम ऑफिस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि पिछले 2 साल के अरसे में आप दोनों साथ रहते रहें, आपका जेन्युइन रिलेशनशिप है और आपके हस्बैंड आपकी इंडेफिनिट की एप्लीकेशन को सपोर्ट करेंगे। जहाँ तक आपके ब्रदर इन लॉ का ताल्लुक है, तो अगर एप्लीकेशन के साथ वो अपनी बैंक स्टेटमेंट्स और पे स्लिप जमा कराना चाहते हैं एज अ थर्ड पार्टी सपोर्टर के, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं और करते रहेंगे, तो बिल्कुल जमा करा दें। उससे आपके केस के ज़्यादा अच्छे चांसेस बनेंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। जी मैं मलक साहब, मेरे पास इंडेफिनिट है काफी लॉन्ग टाइम से। ठीक। 2005 को मैंने नए पासपोर्ट पे अपना इंडेफिनिट एंडोज करवाया था। ठीक। और 2010 में फिर दोबारा पासपोर्ट एक्सपायर हो गया था पाकिस्तानी। अच्छा। और मैंने रिन्यू करवाया था। मैं रिसेंटली पाकिस्तान गया हूँ। ठीक। तो वापसी पे उन्होंने बाई मिस्टेक मेरे पुराने पासपोर्ट पे जहाँ इंडेफिनिट लगा हुआ है, ठीक, जो 2005 को रिन्यू हुआ और 2007 में मैंने इंडेफिनिट स्टिकर वाली जो इंडोज करवाई थी, उसके ऊपर उन्होंने बाई मिस्टेक मेरा जो है वो एंट्री की स्टैंप लगा दी है मेरे पुराने पासपोर्ट पे। एक तो ये चीज बता दीजिए, दूसरी चीज ये बता दीजिए अगर मैं नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करूं उसके लिए कोई काम का होना जरूरी तो नहीं है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। और तीसरी बात, आखिरी बात, अगर मैं पाकिस्तान जाता हूँ इन फ्यूचर, क्योंकि मेरी मम काफी बीमार है, अगर मुझे जाना पड़ जाता मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी आते जाते। ये सवालों का जवाब दे दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी। ठीक, खुदा हाफिज। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, जहाँ तक आपके पहले सवाल का ताल्लुक है, अगर तो इमिग्रेशन ऑफिसर ने आपके पुराने पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप लगा दी है तो इसका आपको कोई फिक्र करने वाली बात नहीं है, ना ही कोई परेशानी वाली बात है। इसका आपकी इंडेफिनिट के ऊपर किसी किस्म का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। जहाँ तक नेशनलिटी का ताल्लुक है तो उसके लिए लाजमी नहीं है कि आप काम करें। तो वही है कि जिस तरह मैं प्रोग्राम के शुरू में बता रहा था कि अगर आप 6 अप्रैल से पहले एप्लीकेशन जमा कराते हैं तो होम ऑफिस की जो फ़ी है वो 874 पाउंड्स है। 6 अप्रैल के बाद जमा कराते तो 906 पाउंड्स होगी। तो जहाँ तक आपके ट्रैवलिंग करने का ताल्लुक है तो बिल्कुल आप पाकिस्तान ट्रैवल कर सकते हैं। इसमें आपको आने जाने में किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा, अनलेस कि आप कंटिन्यूसली 2 साल से ज़्यादा यूके से बाहर रहते हैं, पाकिस्तान रहते हैं या किसी और कंट्री। उस सूरत में जो आपका इंडेफिनिट है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन यह है कि मैं रिफ्यूजी स्टेटस पे हूँ यहाँ और अभी मेरे 5 साल पूरे हो गए हैं। ठीक। तो मेरी वाइफ जो है वो मेरे 1 साल के बाद वो फैमिली रीयूनियन वीज़े पे यहाँ आई थी। ठीक। तो अभी हमने इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करना है, तो मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि क्या मेरी वाइफ को लाइफ इन द यूके टेस्ट या इंग्लिश उसको पूरी करनी पड़ेगी, ठीक, या नहीं, प्लीज। ठीक, थैंक यू। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। क्योंकि वो आपके साथ एज ए डिपेंडेंट अप्लाई कर रही हैं, तो क्योंकि आपके पास रिफ्यूजी स्टेटस है तो नॉर्मली आप एग्जाम्प्ट होते हैं, तो ना ही आपको चाहिए ना ही आपकी वाइफ को चाहिए होगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी वालेकुम सलाम। सर मैं इस क्वेश्चन करता हूँ, मैंने वाजमन की है, प्लीज आप दोबारा उसमें मेरा जो है ना जवाब दे दें। जी थैंक यू वेरी मच। सर ये बात ये है कि मैं 2007 में आया था लास्ट टाइम, तो ओवर स्टे हो गया था। ठीक। तो उसमें जो है मैं पकड़ा गया घर से, तो मैंने ह्यूमन राइट सेक्शन 8 का जो है वो अपना जो है ना वो केस कर दिया। तो उसमें मुझे 15 दिन के बाद एक्नॉलेजमेंट आ गई थी, लेकिन अभी तक फैसला नहीं आया। अच्छा। कोई फैसला नहीं आया। फिर पिछले साल जो है रिमाइंडर भेजा, कोई फैसला नहीं आया। मई में 2013 में रिमाइंडर भेजा, कुछ जवाब नहीं दिया उन्होंने। फिर मैंने 1 महीना पहले एमपी के पास गया था, एमपी ने भी लेटर भेजा हुआ, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो ये लास्ट मैं वीक प्रोग्राम सुन रहा था किसी और वकील मलक ला का ही, तो उसमें वो बता रहे थे कि FLRO FP का एक आया है नया कानून, 2-3 महीने पहले, अभी मैच्योर नहीं हुआ। वो 10 साल अगर कोई ओवरस्टे इधर है तो वो भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। क्या मैं उसमें आता हूँ या नहीं? और मुझे ये बताएं कि आपने एप्लीकेशन अपनी पहली कब जमा कराई थी? सर मैंने एप्लीकेशन 2008 अक्टूबर में 2008 अक्टूबर में जमा कराई थी। और उस टाइम आपने फ़ी पे की थी होम ऑफिस की कि नहीं पे की थी? जी की थी सर, 400 पाउंड तकरीबन। 400 पाउंड। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। इस तरह होना नहीं चाहिए था। अगर 2008 में आपने बाकायदा होम ऑफिस को फ़ी पे की थी, एप्लीकेशन जमा कराई थी, तो डेफिनेटली अभी तक आपके केस के ऊपर डिसीजन हो जाना था।
तो बेहतर आप फौरी तौर पे किसी अच्छे से वकील से जाके मिलें, उनको अपनी सारी फाइल बताएं। वो देख के बताएंगे कि इधर आपकी अभी भी एप्लीकेशन पेंडिंग है या कहीं होम ऑफिस ने पहले आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ करके तो नहीं भेज दी। तो अगर तो अभी तक एप्लीकेशन पेंडिंग है तो उसका एक हल ये है कि आप इस मैटर को हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, जुडिशल रिव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि होम ऑफिस अपनी पावर्स अब्यूज़ कर रहे हैं। अगर तो 2008 से अभी तक उन्होंने आपके केस के ऊपर डिसीजन नहीं किया, तो अभी उनको आपके फेवर में डिस्क्रिप्शन एक्सरसाइज करके 2.5 ईयर्स की डिस्क्रिप्शन लीव देनी चाहिए। तो बहरहाल अगर एमपी ने ऑलरेडी लिखा है तो बेहतर है कि वेट करें। एमपी को मसूले रिस्पांस करके कोई 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर बता देंगे कि आपके केस की क्या सूरत हाल है। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम। सर जी मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं अभी टियर 1 वर्क परमिट पे हूँ, यहाँ पे कंपनी का मेरे पास वर्क परमिट है। ठीक। और मैं अपनी वाइफ को यहाँ पे बुलाना चाहता हूँ। मेरी वाइफ जो है पाकिस्तान में, उन्होंने आइल्स किया हुआ एकेडमिक। आई नो कि आइल्स जनरल चाहिए होता है इस वीजे के लिए, स्पाउस वीजा के लिए। ठीक। आपके पास अभी एकेडमिक कौन सा वीजा है जी आपके पास? मेरे पास टियर 1 जनरल है। ठीक। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपकी वाइफ को तो इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करने की नहीं ज़रूरत, क्योंकि वो तो उन लोगों के ऊपर लागू होती है जिनको इधर सेटलमेंट मिली है, जिनके पास इंडेफिनिट है या फिर जिनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है। तो ना ही आपके पास इंडेफिनिट है ना ही ब्रिटिश पासपोर्ट, आपके पास लिमिटेड लीव टू रिमेन है। तो आपके वाइफ के ऊपर इंग्लिश वाली लैंग्वेज रिक्वायरमेंट नहीं है। बुनियादी तौर पे आपको यही सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि आप दोनों की शादी रजिस्टर हो गई है, आपके अकाउंट में इतने फंड्स अवेलेबल हैं कि आप अपनी वाइफ को इधर अकोमोडेट और मेंटेन कर सकें। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाएं। जी जी फरमाएं। जी जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। जी जी मैं यहाँ टियर 1 जनरल पे हूँ। ठीक। मैंने फैमिली के लिए पाकिस्तान से अप्लाई किया था और वो रिफ्यूज हो गया केस। अच्छा जी। उसमें एक तो मैरिज सर्टिफिकेट जो था वो ओरिजिनल वाला नहीं लगा सके, यानी कॉपी दी हुई थी। ठीक। तो दूसरा बर्थ सर्टिफिकेट पे उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन किया था कि आपने सेम डेट पे इशू करवाए। ठीक। अभी मैंने अपील कर दी थी और उसके बाद रिसेंटली रिव्यू भी डाल दिया है। अच्छा। तो क्या हेयरिंग से पहले हम रिव्यू और इसका कितना टाइम लगेगा? और अभी मैंने ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट भी उनको भेज दिया है रिव्यू में। ठीक। और मुझे ये बताएं कि जब एप्लीकेशन पाकिस्तान से जमा कराई थी तब ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट आपने जमा कराया था कि नहीं कराया था? हुआ था जी, कॉपी जमा हुई थी। ओरिजिनल नहीं हुआ था? जी जी, कॉपी अटेस्टेड कॉपी जो थी वो जमा करवाई थी। वो अटेस्ट किसने की थी? वो तहसील काजी ने की हुई थी, जिस जहाँ से जी रजिस्टर्ड था वहाँ से तहसील काजी ने की हुई थी अटेस्टेड। वो अभी जी जी अभी जो है वो ओरिजिनल रिव्यू में हमने भेज दिया उनको। ठीक ठीक है। आपकी कॉल का शुक्रिया। बहरहाल अभी अगर आपने अपील कर दी है और अपील में आपने ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट जमा करा दिया है तो फिर पेशेंटली वेट करें। थोड़े अरसे में जो पाकिस्तान में ब्रिटिश हाई कमीशन है वो यहाँ पे कोर्ट को इन्फॉर्म करेंगे कि इधर आपके केस में वो अपना पुराना डिसीजन मेंटेन कर रहे हैं या फिर वो वापस ले रहे हैं। तो अगर तो वो मेंटेन करते हैं तो फिर आपको कोर्ट में हेयरिंग डेट मिलेगी। अगर वो विड्रा कर देते हैं तो वो एक नया डिसीजन करेंगे तो जो आपकी वाइफ के फेवर में भी हो सकता है। तो फिलहाल अगर आपने अपील की हुई है, आपको कोर्ट से नोटिस ऑफ पेंडिंग अपील मिल चुका है, मेरा ये मशवरा है कि आप पेशेंटली वेट करें। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी हेलो नमस्ते। नमस्कार। मैं यहाँ पे 2004 से हूँ, मैं ओवर से हूँ यहाँ पे। ठीक। और मेरा एक बच्चा भी है। ठीक। 3 साल का है। और मैं फैमिली के साथ रह रही हूँ, लाइक इन लॉज फैमिली, मेरे हस्बैंड साहब की फैमिलीज है। मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन इन बैक होम अच्छी नहीं है और यहाँ पर भी मैं मेरे पति से मुझे इतनी बनती नहीं है, मगर बिकॉज ऑफ माय सन सो आई हैव टू स्टे विथ हिम बिकॉज आई हैव नो ऑप्शन, बिकॉज मेरा यहाँ पे स्टे भी नहीं है और मुझे इसका बहुत ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है। सो यू नो आई जस्ट काइंड ऑफ सफरिंग एंड आई एम लिविंग इन द फैमिली एंड बिकॉज ऑफ देम तो वो लोग मुझे रखते हैं पर इस तरह के बेटे की वाइफ के बेटे की बच्चे की माँ है, इस तरह से यू नो वही होता है। पर स्टिल मेरे बच्चे के लिए मैं स्टे टुगेदर और मेरे हस्बैंड का स्टूडेंट वीजा है।
ठीक। और ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बेहतर है कि आप किसी अच्छे से वकील के पास जाएं, उनको सारी चीज़ बताएं कि कब आए थे, बच्चे की कितनी एज है, हस्बैंड का कितना वीज़ा वैलिड है, आइदर बच्चे के पास वीज़ा है डिपेंडेंट के नहीं है, तो ह्यूमन राइट्स की बेसिस के ऊपर आप एप्लीकेशन जमा करा सकती हैं। मगर बेहतर है किसी अच्छे से वकील से जाके सलाह करें, वो आपको डॉक्यूमेंट्स बताएंगे कौन कौन से चाहिए जिससे आप एप्लीकेशन होम ऑफिस में जमा करा पाएंगी। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ चलता है एक छोटी सी ब्रेक का। आप टीवी देखते रहिएगा, चंद ही लम्हों में फिर हाज़िर होंगे।